भाई नितिन सुतार सूरजमल जी, आप कार्यक्रम में आज पधारे। आपके जो क्षेत्र है, दोनों का एक ही क्षेत्र है, मन संचालन, तो इससे संबंधित आपसे आज बातें करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे और आपसे आपकी इस मन संचालन की जो लाइफ है, इसमें जो भी घटा वो आज आप हमारे बीच शेयर करें। तो मैं सबसे पहले भाई नितिन सुतार से पूछना चाहूँगा कि मन संचालन की रुचि आप में कैसे जागृत हुई? जी अजीत जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरी जो स्कूल एजुकेशन है वो रावतसर के अंदर 10th क्लास तक मैं नोबल स्कूल से पढ़ा। तब तक यहाँ मुझे कोई मंच नहीं मिला था और मेरे मन में एक प्रबल इच्छा थी कि मैं भी मंच पर जाऊँ। और जब वो स्कूल की असेंबली होती थी तो उस असेंबली को देख कर ये मन में होता था कि क्यों ना हम भी उस असेंबली में जाएं। तो मेरे पिताजी ने कक्षा 11 में मुझे डीएवी स्कूल श्री गंगानगर में प्रवेश दिलाया। वहाँ मैंने जब देखा कि एक बार असेंबली हो रही थी और वहाँ जो ज़्यादातर जो असेंबलीज होती थी वो क्लासरूम के अंदर होती थी, तो जब मैं उनको उस क्लासरूम के अंदर जिस रेडियो से या जिस इंस्ट्रूमेंट से सुनता था तो मुझे ये प्रतीत होता था कि इन्होंने कोई इस तरीके की कैसेट को रिकॉर्ड कर रखा है जिसे डेली जला दिया जाता है, परंतु एक्चुअल में वो ऐसा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, असेंबली बाहर ग्राउंड में हुई तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ एक पूरी म्यूजिक टीम थी जिसमें 8 से 10 विद्यार्थी थे और उनके साथ साथ हमारे आदरणीय गुरुजी श्री दिनेश जी वर्मा म्यूजिक टीचर वहाँ के थे और उन्होंने बच्चों को ट्रेंड कर रखा था हारमोनियम कॉन्गो वगैरह बजाकर। तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा उठी कि क्यों ना हम इनसे बात करें और ये हमें काश इस असेंबली में वहाँ जोड़ लें ताकि हम मंच पर चढ़ पाएं। मैं उस दिन गया जिस दिन सोमवार था, मैं उनके पास गया। हालांकि वहाँ शनिवार को बाल सभा होती थी, तो मेरे जीवन में एक बहुत ही शानदार ये घटना हुई और मैं इसको बड़ा ही याद रखता हूँ कि मैं सोमवार को जब गया तो सोमवार को सर ने बोला कि आप असेंबली में शामिल होना चाहते हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो बोलते हम इस तरीके से असेंबली में हर किसी को शामिल नहीं करते हैं। मैंने कहा सर मेरी इच्छा है। तो बोलते आप कुछ सुनाइए। मैंने 2 पंक्तियां सुनाई, 2 वाक्य सुनाए गीत के, संगीत के और माँ शारदे की एक वंदना में। तो उनको सुनकर उन्होंने कहा कि मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता, आप ये कीजिए कि कल एक गीत लेकर आए। तो मेरे जीवन का पहला गीत मंच पर था। उसी दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि गुरुदेव मेरे को ये मौका देंगे कि इस विद्यालय स्टाफ जो 100 लोगों का स्टाफ था और 2000 लोगों की जो स्ट्रेंथ थी उसके सामने मेरे को आज मंच के सामने खड़ा कर देंगे। मैंने वहाँ उसी आर्य प्रसारण केंद्र के अंदर कमरे में एक छोटा सा गीत गुनगुनाया, चिट्ठी है चिट्ठी। उस गीत को सुनकर उन्होंने कहा कि हालांकि अपनी बाल सभा शनिवार को होती है, परंतु आज मंगलवार को आप पूरी असेंबली के अंदर ये गीत सुनाएंगे। तो वहां से मेरी मंच पर चढ़ने की शुरुआत हुई। मैं आपसे व्यक्तिगत मेरे जो अनुभव है वो साझा करता हूँ कि उस दिन मेरे जितने पैर लड़खड़ाए थे उतने शायद ही किसी के लड़खड़ाए हों और मेरे पूरे प्रिंसिपल स्टाफ वगैरह सब देख रहे थे और वो गीत माँ शारदे की कृपा से अच्छा गाया गया। शाम को हॉस्टल में श्री राजाराम जी बिश्नोई मेरे से पर्सनली मिलने आए और उन्होंने बड़ा ही हौसला बढ़ाया। तो वहां से मेरे मन में ये जागा कि क्यों ना मैं भी मंच संचालक बनूं और मंच के सामने बहुत सारे लोगों को संबोधित कर पाऊं। नितिन जी कैसे सुना? जी बिल्कुल, एंकर की सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उसकी वेशभूषा किस तरीके की है। उसकी वेशभूषा पर ये निर्धारित करता है कि उस कार्यक्रम की शैली किस प्रकार की होगी। जैसे आप अगर ये मानिए भी आप पंजाबी कल्चर में कहीं एंकरिंग करने गए हैं तो आप उस प्रकार की वेशभूषा उपयोग कर सकते हैं, या आप कोई कल्चरल प्रोग्राम का कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से उस लहजे से करते होंगे। जी बिल्कुल। और जैसे आप किसी सेमिनार पॉलिटिक्स जो प्रोग्राम होते हैं उनका करते हैं तो उसी तरीके से पेश आते हैं। उस तरीके का हाँ, हमारी जो वेशभूषा है वो एंकर का मुख्य रोल अदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात जब भी हम मंच पर सबसे पहले जाएं, हमारे मुंह पर एक छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए जिसकी वजह से सभी दर्शक प्रभावित हो जाएं। बहुत ही अच्छा, जैसे किन्होंने किसी ने उद्बोधन दिया है, उनके उद्बोधन में से कुछ अंश लेकर उस अंश के ऊपर हम कुछ कोट्स अदा कर देते हैं कि ये जो बात है ये हम जीवन में उतार सकते हैं या उस चीज को लेकर उन बच्चों में उत्साह वर्धन कर उस कार्यक्रम का रूप बदला जा सकता है।
ये भी बहुत ही अच्छा सुझाव है। नितिन जी, बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी स्कूल टाइम से जब भी मंच संचालकों को देखता हूँ, माशाल्लाह आप तो गाते भी बहुत अच्छा जी। है। आप आपके कई प्रोग्रामों में मैंने देखा आप गाते भी हैं, और आप तो हिंदी के बहुत अच्छे व्याख्याता हैं, तो आप हिंदी को भी मंच के माध्यम से शायद पेश करते हो। लेकिन मैंने देखा था और अक्सर देखता हूँ कि कई बार क्या होता है, जब स्पीच ज़्यादा हो जाती है तो एंकर क्या करता है, दर्शकों से तालियां बजाने के लिए आग्रह करता है, ताकि वक्ता समझ जाए कि हाँ क्या ऐसा होता है क्या रियलिटी में। जी बिल्कुल, कहीं कहीं ये फैक्टर जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है, ताकि हम उनको इंडिकेशन दे पाएं कि इट इज एनफ। वेरी गुड। समझदार को तो कई सारा ही। जी, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि हमसे जो अनुभव में ज़्यादा हैं उनके साथ कई बार यूं होता है कि भी इनके साथ हम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, या कुछ ऐसे छोटे छोटे वाकया हो सकते हैं जिनके कई बार जैसे कुछ अतिथियों के नाम लेना हम वंचित रह जाते हैं, तो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कुछ शायरी सुना रहे हैं, जैसे आपने सुना दिया कि ये दिल तेरा दीवाना है, और फिर रैम नहीं मिली हो कि ये दिल तेरा दीवाना है और ये मेरा दिल फिर ऐसे फिर भूल गए। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? बिल्कुल ऐसा कई बार हो जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि उस शायरी को किसी ना किसी तरीके से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक तो मेरे हिसाब से जनता समझ चुकी होती है, समझ तो चुकी होती है, पर फिर ये भी बड़ी बड़ी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण समय रहता है एक एंकर के लिए। जी बिल्कुल, चुनौती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है और उन गलतियों को सुधारना। आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, आपके अनुभव साझा किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपसे दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि युवा मंच संचालकों को आप क्या संदेश देंगे? आपके दिल में छोटी सी भी आशा है तो उसे अपने दिल में दबाइए ना, उसको लोगों के सामने साझा कीजिए। किसी भी प्रकार का डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी ही पड़ती है। तो हर प्रथम जो होता है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत हमें कर कर और आगे पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों में टैलेंट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि इस टैलेंट को दबा लेते हैं। ये बात हमने स्टार्ट में भी की थी। एक किस्सा मुझे याद है, एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा किस्सा मेरी लाइफ में भी आया। क्या हुआ कि एक छात्र था, वो मेरे से आके बोला कि मैं स्पीच देना चाहता हूँ, उस कार्यक्रम को मैं ही होस्ट कर रहा था, तो जी मेरे को लिख के दो स्पीच। ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसने किसी से वो स्पीच लिखवा ली, और लिखवा के और उस जो जिस पेज पे उसने लिखवाई वो पेज उसने अपनी ऊपर वाली जो पॉकेट होती है उसमें डाल लिया, और वो कहीं गिर गया प्रोग्राम के दौरान जी। लेकिन उसे इस चीज का पता नहीं था कि ये गिर गया, और फिर अचानक उसका नाम अनाउंस हो गया और मंच पे आ गया। मंच पे आने के बाद क्या हुआ कि वो देखा नहीं है, फिर उसने इधर उधर सारी पॉकेटों को चेक किया, नहीं मिला। तो उस दौरान जो उसका जो फेस था वो बड़ा ही देखने लायक था, डरावना, भय, कंपकंपी। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के बाद इस प्रकार के जो वक्ता होते हैं या जो प्रस्तुतक होते हैं वो क्या करते हैं, डर जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन के बाद ऐसे वो जिस तरीके का आपने वाक्य बताया, उस बच्चे की मैं उसमें गलती नहीं मानता हूँ, भूलवश वो कागज गिर गया, पर उस बच्चे की प्रबल इच्छा थी। तो उस इच्छा को इस छोटी सी घटना के लिए दबाएं नहीं, उसको खुलकर आगे लेकर आए। उस बच्चे के लिए मैं 2 पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, आप तो वास्तव में ही गाते बहुत अच्छा है। मैं गुजारिश करूंगा कि चंद पंक्तियां आज हमारे इन दर्शकों के लिए आप पेश करें, चंद पंक्तियां जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो। जी बिल्कुल, मैं पेश करना चाहूँगा। ये गीत काफ़ी लोगों ने सुना है, तो मैं आपके समक्ष 2 पंक्तियां अर्ज करूँगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये मैंने आपका गाना एक कार्यक्रम के दौरान भी सुना है, डीआरपी कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दौरान शायद ये मैंने आपके लाइव ये सॉन्ग सुना था, और अनेक कार्यक्रमों में भी आपका ये जो प्रस्तुति है मैं सुन चुका हूँ। बहुत ही माशाल्लाह
मैंने पहले भी कहा था आप बहुत अच्छा गाते हैं। बस आपका बड़प्पन है जी ये तो। आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में एक साथ मंच संचालन किया है, तो कोई इस दौरान का कोई किस्सा जब ये शायरी बोल रहे हो और माइक इन्होंने ले लिया हो, या ये बोल रहे हो और आपने ले लिया हो, या फिर आपने कोई शायरी बोली बोलना चाहते थे उन्होंने पहले बोल दी फिर मैं क्या बोलूँ, ऐसा इसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हम पूर्व में ये निर्धारित कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान आप मंच संभालिएगा, इस कार्यक्रम के दौरान मैं संभालूंगा। ये छोटी छोटी इंडिकेशन देकर हम इसको सेट कर लिया करते हैं। कई बार हो जाए, ऐसा हो जाता है ना, हो जाता है। यार ये क्या करती है, ये तो मैं सुनने वाला था, सोचा आपने कैसे सुना दिया, मैं क्या सुनूंगा, फिर हम उसका विकल्प देखते हैं। अच्छा ऐसा भी हो जाता है, विकल्प होता है उसके लिए। अब विकल्प नहीं है तो फिर तो वो हो गया यार, ये क्या करती है तूने, ये तो मैं सुनाने वाला था। बाकी माशाल्लाह आपने तो दुआ करते हैं कि आप यूं ही तरक्की करें और ज्यादा मुकम्मल बने और पूरी दुनिया आपको तहजीब और खुश होके आपको देखे और आने वाले समय में आपका पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो कि रावत सर की दो युवा जो होस्ट करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, ये दुआ करते हैं। और दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि आप बहुत कुछ इनसे सीख सकते हैं। दो पंक्तियां आप सबके लिए कि माना की नफरतों से सारे बाजार भरे पड़े हैं, माना की नफरतों से सारे बाजार भरे पड़े हैं, पर है कुछ परिंदे जो खुशियों की फुहार ले उड़े हैं, पर है कुछ परिंदे जो खुशियों की फुहार ले उड़े हैं। मत घबरा जिंदगी के सफर में है बंदे, मत घबरा जिंदगी के सफर में है बंदे, जो जितनी बार गिरे हैं वो उतने ही संभल कर खड़े हैं, वो जितनी बार गिरे हैं वो उतने ही संभल कर खड़े हैं। ये बात आपको इसलिए कहना चाहूंगा कि मंच संचालन के दौरान आप यदि एक दो बार असफल भी हो जाते हैं तो उस असफलता से मत डरिए, ये असफलता ही आपको मजबूती से पेश करने के लिए एक आधार देगी। तो भाई सूरजमल जी, भाई नितिन जी, आप कार्यक्रम में पहुंचे, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से मेरी तरफ से। और अब जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ वो सवाल होगा सेल्फी सवाल, एक स्वार्थपूर्ण सवाल है। आप हमारे शो के बारे में, धन्यवाद, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमसे पुराने हैं, हम आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आदमी पुराना को होता ही नहीं है। और सीखना साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि बच्चा जन्म से लेके और मृत्यु तक सीखता है। हर व्यक्ति उसका जो सीखने का वो कर्म है वो लगातार चलता रहता है। जी। तो तहे दिल से शुक्रिया। अरमानों की बात है जी।